नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं एक बहुत ही शरीफ लड़की थी। हम लोग गांव में रहते थे और मुझे मेरे घर के बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। बहुत कहने पर मेरी माँ ने मुझे एक फोन दे दिया, और वो भी टच मोबाइल नहीं बल्कि दूसरा, ताकि मैं किसी से फोन पर बात कर सकूं। लेकिन मेरी कोई दोस्त नहीं थी, क्योंकि दोस्त तो उनके होते हैं जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ से उनकी दोस्ती होती है। लेकिन न तो मैं कभी स्कूल गई और न ही कभी कॉलेज, तो फिर मेरी कोई सहेली कैसे हो सकती थी। मेरी तो कोई बड़ी या छोटी बहन भी नहीं थी, इसलिए मुझे हमेशा एक अच्छी सहेली की कमी महसूस होती थी। पर मैं अपनी माँ से अपने दिल की बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह हर बात पर गुस्सा करती थी और जोर से ही बोलती थी। घर मर्दों से भरा हुआ था, यानी मेरे 3 भाई थे और मर्दों वाले घर में काम भी बहुत होते थे। मैं बस उनके लिए काम वाली थी, वो मेरे बारे में कुछ सोचते भी नहीं थे। अगर मैं माँ से कहती कि मेरा दिल तंग हो रहा है, मैं बोर हो रही हूँ, तो मेरी माँ कहती कि और क्या तुम्हें नाच गा के दिखाएं? अपने ही घर में रहकर कौन बोर होता है। बस फिर कहते हैं, घर में इंसान को जो चीज उसे नहीं मिलता, वह पूरा करने के लिए बाहर देखना शुरू कर देता है। अपने बच्चों को इतना प्यार करो कि कोई उन्हें प्यार का लालच देकर अपनी बातों में न फंसा ले। लेकिन माँ बाप यह नहीं समझते। फिर एक दिन मुझे मेरे फोन पर किसी का रॉन्ग नंबर आया। मैंने अपने एक भाई को बताने लगी कि कोई रॉन्ग नंबर है, मैं इसको नहीं जानती। इससे पहले भी 1-2 बार रॉन्ग नंबर आया था। जैसे ही बेल बजी, मैंने अपने भाई को फोन पकड़ा दिया। मेरे भाई ने हेलो बोला तो दूसरी ओर से आवाज नहीं आई। दूसरी बार किसी आदमी की आवाज थी। भाई ने पूछा कि हाँ जी, किससे बात करनी है, तो उसने कहा कि मुझे ऋतिक से बात करनी है। मेरे भाई ने कहा कि ऋतिक का नंबर नहीं है, और इस तरह बात खत्म हो गई। वह हमेशा कहता था कि अगर कोई रॉन्ग नंबर आए तो तुम कुछ भी नहीं बोलना, फिर उसको पता चल जाएगा कि तुम लड़की हो, तो वह बार बार फोन करेगा। मुझे बता देना, मैं खुद ही देख लूंगा। जब आपके पास फोन होता है तो गलत नंबर आ जाते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। परेशान नहीं होना। यह सब बातें मुझे मेरे छोटे भाई ने कही थी, जो बाकी 2 भाइयों से जरा कम हौसला वाला था और मुझसे थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैं उसकी बात मान लेती थी। और वह भी मुझे बहुत प्यार करता था। आज भी ऐसा ही एक नंबर आया और मैं अपने भाई को बताने वाली थी। वह बैठा भी सामने था, पर पता नहीं क्यों रुक गई, क्योंकि उसकी आवाज बहुत ही सुंदर थी। आवाज से ही वह कोई लड़का लग रहा था। लोग कहते हैं कि आवाज से किसी का क्या पता चलता है, लेकिन पता चल जाता है। वह आवाज मुझे कोई अच्छे घर का, अच्छे परिवार का लड़का लग रहा था। उसकी आवाज में कोई ऐसा आवारापन नहीं था कि वह बात सुनने पर आवारा लगे। बस इसी तरह बात से बात निकलने लगी। मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया और इसी तरह हमारी दोस्ती हो गई। दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मैं तो पहले ही मोहब्बत की भूखी थी। मेरे लिए तो यह किसी ख्वाब को जीने के जैसा था। चोरी छुपे बातें करना, ये सारी हरकतें करना, उसे अपना असल नाम बता दिया, अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मैं अपने आशिक से रात दिन बात करती थी। उसका नाम अभिषेक था। उसकी आवाज में जादू था। मैं उसकी आवाज सुनकर ही कहीं खो जाती थी। हमारी मोहब्बत इस हद तक चली गई थी कि मैं कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन वह शहर में रहता था और हम लोग गांव में। मैं उससे रोज कहती थी कि मुझे उसकी याद आ रही है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उसने कहा कि फिर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि मुझे घर से निकलने की इजाजत नहीं है। उसने कहा कि मैं अगर चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है।
मैंने कहा कि कैसा आइडिया है? तो उसने कहा, तुम अपनी माँ से मेरा जिक्र तो करती हो? मैंने कहा, हाँ करती हूँ, लेकिन यह कहकर कि मेरी एक सहेली है, क्योंकि दिन रात बात करनी होती है। इसलिए उसने कहा, बस तुम अपनी माँ को कहो कि मेरी वो सहेली आपसे बात करना चाहती है। मैंने कहा, दिमाग तो ठीक है, क्या कह रहे हो? उसने कहा, तुम अपना फोन अपनी माँ को दो तो सही। मैंने डरते डरते ऐसा ही किया, तो मेरी माँ भी बड़ी हैरान हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद हंसी मजाक करने लगी, खुशी खुशी बात करने लगी, कहने लगी, तुम्हारी सहेली तो बहुत अच्छी है, माँ तो माँ होती है, माँ की नजर बड़ी तेज होती है। माँ को पता चल जाता है कि औलाद क्या कर रही है, क्या चाह रही है, यहाँ तक कि क्या सोच रही है। इसलिए माँ को शायद मुझ पर शक हो ही जाता, लेकिन इससे पहले ही यह सब कुछ हो गया कि अब माँ के दिल में शक बिल्कुल भी नहीं आने वाला था। अभिषेक ने उन्हें अपनी बातों में लगा लिया था। मैं तो हैरान थी कि मेरी माँ इतनी ज्यादा प्रभावित कैसे हो गई थी। वह तो किसी बात से प्रभावित नहीं होती थी, खुश नहीं होती थी। उन्होंने कभी हमें गले से नहीं लगाया, कभी प्यार नहीं जताया, बस अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती थी। पर आज वह बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने कहा, यह तुमने क्या किया? उसने कहा, मैंने आवाज बदलकर तुम्हारी माँ से बात की है। 2-4 बार तुम्हारी माँ से बात करूंगा तो उसे भरोसा हो जाएगा कि तुम्हारी दोस्ती एक बहुत अच्छी लड़की से हुई है, और उसके बाद हम अपने प्लान पर काम करेंगे। मैंने कहा, कैसा प्लान? उसने कहा, बता दूंगा। इसी तरह वह मेरी माँ से लड़की बनकर बातें करता रहा। उसने मेरी माँ के लिए पार्सल में कुछ चीजें भी भेजी थी, ताकि मेरी माँ खुश हो जाए। चीजें वही थी जो एक औरत घर में इस्तेमाल करती है। मेरी माँ तो गांव की औरत थी, उसने बिस्तर की चादर आदि मंगवाई थी। मेरी माँ इसी पर खुश हो गई। फिर एक दिन उसने कहा, मेरी शादी है, आप मेरी सहेली को भेज दें। तो मेरी माँ ने कहा, यह तो बड़ा मुश्किल काम है। उसने कहा, आंटी प्लीज, मेरी शादी है, मेरी शादी में सहेली नहीं आएगी तो क्या होगा? मेरी तो कोई बहन भी नहीं है। मेरी माँ ने कहा, ठीक है, लेकिन रात होने से पहले इसे वापस भेज देना। तो अभिषेक ने कहा, हाँ ठीक है, मैं इसे वापस भेजवा दूंगा। हम लोग बड़े अमीर हैं, हमारे पास गाड़ी है। मैं आपकी बेटी को लेने के लिए गाड़ी भेज दूंगी। मेरा ड्राइवर लेने आ जाएगा, क्योंकि मैं तो दुल्हन हूँ और मैं दुल्हन बनी बैठी हूँ, इसलिए बाहर नहीं निकल सकती। मेरी माँ ने कहा, हाँ तुम मत निकलना, ठीक है। मेरी माँ ने घर वालों से भी झूठ बोला और मेरा काम हो गया। अभिषेक ने मेरी माँ को इतने अच्छे तरीके से बहलाया कि मैं सोचती थी कि मेरी माँ को कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता, लेकिन उसने इतने अच्छे तरीके से मेरी माँ को कई तोहफे भेजे और फिर उनकी सबसे कीमती चीज यानी मुझे अपने पास भेजने की भी बात की, और मेरी माँ मान भी गई। कहते हैं कि दुनिया के समझदार से समझदार आदमी को भी कोई एक इंसान आसानी से बेवकूफ बना सकता है, और अगर वह एक इंसान उसके सामने आ जाए तो फिर उसकी समझदारी धरी की धरी रह जाती है। मुझे लेने के लिए वाकई गाड़ी आई थी, लेकिन यह गाड़ी किराए की थी। खैर, मैं अभिषेक से जब मिली तो बहुत खुश हुई। वह जैसा अच्छा इंसान था, उसकी शक्ल भी वैसे ही अच्छी थी। उसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे खा जाओगे? उसने कहा, मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारे बारे में बस तस्वीर ही बनाई थी अपने दिमाग में। उसने कहा, फिर जैसी तस्वीर बनाई थी, क्या मैं वैसा ही दिखता हूँ? मैंने कहा, तुम उससे भी ज्यादा अच्छे दिखते हो। हम दोनों के लिए यह बात बहुत बड़ी थी कि हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, न सही, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, और इस मोहब्बत के लिए हमने इतना बड़ा कदम भी उठाया था। अब हम लोग एक साथ भी रहना चाहते थे। यह कोई छोटी बात नहीं थी।
इंसान के दिल में मोहब्बत का यही फलसफा होता है कि लोग तो सिर्फ शक्ल देखकर प्यार करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई शक्ल देखे बिना ही अपनी मोहब्बत का एहसास करवा दे, तो फिर आप मान जाते हैं कि उसकी मोहब्बत बिल्कुल सच्ची है। इसमें कोई झूठ, कोई फरेब, कोई धोखा नहीं है। कहते हैं कि फिर इंसान उस आदमी पर कभी भी शक नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में यह बात बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है कि इसने तो मुझे बिना देखे मुझसे मोहब्बत की थी, तो इसका मतलब उसे मेरी शक्ल और मेरे शरीर से कोई मतलब नहीं है, यह तो मुझसे प्यार करता है। उसने कहा, आओ मेरे साथ। मैंने कहा, कहाँ ले जा रहे हो? उसने कहा, यह बाद में बताऊंगा। वह मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गया और मैंने बाकी का मामला समझ लिया। मैंने कहा, यह सब कुछ क्या है? उसने कहा, इतनी मुश्किल से मिले हैं, तो क्या सिर्फ एक दूसरे को देखते रहेंगे? तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुमको सच्ची मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम्हारी माँ से झूठ बोला, उनके लिए चीजें भेजी, गाड़ी का किराया भी भरा है, और अब तुम्हें अच्छी जगह लेकर आया हूँ। क्या तुम मेरे साथ बैठ भी नहीं सकती? जैसा मैंने पहले बताया, मैं तो गांव की लड़की थी। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि लड़का अगर मिलने के लिए बुला रहा है तो इसका क्या मतलब है, लेकिन मुझे क्या पता था। मुझे लगा कि बस साथ बैठेंगे, एक दूसरे की आंखों में डालेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हाथ पकड़ लेंगे। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या चाहता था। थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था, पर अब कहानी सुनाते हुए मुझे यकीन हो गया कि वह मुझे बुला क्यों रहा था। मैंने कहा, हाँ, लेकिन हम सिर्फ साथ बैठेंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे, बस एक दूसरे की आंखों में देखेंगे। उसने कहा, और मैं क्या चाहता हूँ? तुमसे मोहब्बत करने वाले के लिए तो इतना ही काफी है। लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। जब हम लोग एक दूसरे के पास बैठे तो हम एक दूसरे के करीब आने लगे और हमारा खुद पर से कंट्रोल खत्म हो गया और हमने वह हद पार कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर बात इससे भी अजीब हो गई। उसने सिर्फ वह हद पार नहीं की, बल्कि वह सारी रात मुझे नोचता रहा। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन खैर, सुबह हो ही गई। कहते हैं कि मोहब्बत के नाम पर कभी कभी आप पर बहुत बड़ा जुल्म भी हो जाता है, लेकिन आपको एहसास नहीं होता, क्योंकि आप समझते हैं कि यह सब मोहब्बत में हो रहा है। लेकिन मोहब्बत में कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, कोई किसी की आत्मा पर घाव नहीं लगाता। मोहब्बत जिससे की जाती है उसे तो फूलों की तरह रखा जाता है। मोहब्बत के नाम पर मेरे साथ पता नहीं क्या कुछ हो गया और मैं समझ ही नहीं सकी। जब आप अपनी औलाद को अंधेरे में निकलने ही नहीं देंगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि अंधेरा कितना खौफनाक होता है। और मैं अब अंधेरे में आ गई थी। मैंने कहा, तुमने मुझे वापस भेजने का वादा किया था मेरी माँ से, और अब रात तो यहीं पर गुजर गई। अब क्या होगा? उसने कहा, अरे, तुम्हारी माँ को पहले किसने मनाया था? मैंने कहा, तुमने। उसने कहा, मैं दोबारा मना लूंगा, कह दूंगा कि रात हो गई थी, इसलिए भेजना ठीक नहीं समझा। मैंने कहा, लेकिन फोन भी तो बंद है, वो फोन कर रही होंगी, घर में सब मेरे बारे में पूछ रहे होंगे, मुझे वापस छोड़ दो। उसने कहा, हाँ हाँ, छोड़ देता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी माँ से मिल लूंगी, लेकिन उसके बाद मुझे वापस भेज दो। मेरे दिल में यही बात थी कि आप मेरी खैर नहीं चाहते। मैं घर चली जाऊंगी, मुझे बातें सुननी पड़ेंगी, पर फिर मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। अगर माँ ने 2-4 थप्पड़ भी लगाए तो सह लूंगी, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बात आगे निकल चुकी थी। अगर मैं थोड़ा सा भी देर करती तो भी माँ ने डांटना ही था, और मैं ज्यादा देर से जा रही थी तो भी माँ ने मुझे बातें नहीं सुनाई। इसलिए चाहे अब थोड़ी देर और हो जाती, क्या फर्क पड़ता था।
मैंने कह दिया कि शादी वाला घर था, तो बस वहीं पर बिजी हो गई। वह मुझे घर में ले गया। बड़ा सा बंगला था और बड़ी सी कॉलोनी में बना हुआ था, लेकिन अंदर कमरे बहुत ज्यादा थे। थोड़ी देर में मैं एक कमरे में ही बैठी रही। उसने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अपनी माँ को मना के लाता हूँ। वक्त गुजरता जा रहा था, मैं परेशान हो रही थी, मुझे घर जाना चाहिए था। मेरी माँ ने जाते ही मेरी क्लास लगा देनी थी, मुझे बहुत सारी बातें सुनानी थी। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन अभिषेक वहां पर वापस नहीं आया, बल्कि एक औरत आई जो किसी भी एंगल से उसकी माँ नहीं लग रही थी। और फिर मुझे यह बात भी साफ हो गई कि वह औरत उसकी माँ नहीं, बल्कि वह एक तवायफ खाने की मालिकिन थी और यह तवायफ खाना था। यह कोई रिवायती तवायफ खाना नहीं, बल्कि एक बड़ी कॉलोनी में बना हुआ था, हाई सोसाइटी किस्म का था। यहाँ लोग ऐसे आते थे जैसे अपने किसी मिलने वाले से मिलने आया हो, लेकिन असल में यहाँ पर सब काम होते थे। जब उसने कहा कि वह तुम्हें बेच के चला गया, तो मैं बिल्कुल टूट गई और जमीन पर ऐसे गिर गई जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं है। मैं बहुत परेशान थी, रो रही थी, बिलख रही थी, अपनी जान लेने की कोशिश की, और उन्होंने मुझे मरने नहीं दिया और कहा कि तुम्हें यहीं पर रहना होगा। जब हम इस तरह की बात किसी को बताते हैं, तो वह यही सोचता है कि मर जाती, खुदकुशी कर लेती, आत्महत्या कर लेती, क्या जरूरत थी हालात के आगे घुटने टेकने की। यह सब कुछ सहने का मतलब यही होता है कि तुम्हारा अपना दिल था यह सब करने का, लेकिन भगवान कसम, जब इंसान ऐसी मुश्किल में फंस जाता है तो मौत भी उसे नहीं बचाती। वरना इस तरह की मुश्किल में फंसने वाले सब लोग मर जाते, लेकिन हर कोई जीना चाहता है, चाहे जिंदगी कितनी भी बुरी हो, कोई भी उसे खत्म नहीं करना चाहता। मैंने कहा, मुझे किस बात की सजा मिल रही है? सच कहते हैं कि किसी की मोहब्बत में अंधे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी आंख खुलती है तो आप खाई में गिर चुके होते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं खाई में गिर चुकी थी, वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मेरी माँ अब क्या करती, किसको फोन करती, किससे पूछती, कैसे मुझ तक पहुंचती? शायद वह इस नतीजे पर पहुंच जाती कि मैं भाग गई हूं या तो मर गई हूं। मैं तो हैरान हूं कि जब इंसान पर मुसीबत आने वाली होती है तो उसकी अक्ल का दरवाजा बंद हो जाता है। मेरी माँ ने भी कुछ चीजों के बदले में मुझे इजाजत दे दी, जबकि उन्होंने कभी मुझे घर से बाहर भी न जाने दिया था। वह भी बातों में आ गईं और मैं भी। मेरी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। मैं अपनी माँ से पूरा दिन यही कहती रहती थी कि अभिषेक बहुत अच्छा है। उसका नाम अभिषेक था और मैं माँ से अपनी सहेली कहकर बातें कराती थी। मेरे लिए यह सब बहुत ही अनोखा और दिलचस्प था। मैं बहुत खुश हो रही थी, लेकिन अब मेरे साथ क्या हुआ? मैं जिसको मोहब्बत समझ रही थी, वह मोहब्बत नहीं थी। उसने मेरा फायदा उठाया और वह भी इतनी आसानी से। मुझे बेवकूफ बना लिया। सोचा होगा कोई गांव की लड़की है, इसको बेवकूफ बनाना आसान है। और मैंने भी यह साबित कर दिया कि मैं गांव की बेवकूफ लड़की थी जो शहर के चालाक लड़के के हाथों बेवकूफ बन गई। अब मेरे पास क्या था? मैं वापस भी नहीं जा सकती थी। इस कोठे में मेरे साथ क्या होने वाला था, यह तो मैं अच्छी तरह से जानती थी। कुछ दिन इसी तरह गुजारे। उन लोगों ने मुझ पर जबरदस्ती की। उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ पर रहना है तो काम तो करना ही होगा। मैंने इनकार किया। मैंने फिर से अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मुझे बचा लिया और कहा, हम तुझे आसानी से मरने नहीं देंगे। हमने तेरी अच्छी खासी कीमत दी है, मोटी रकम भरी है। कहते हैं कि जो लोग एक बार घर से भागते हैं, वे फिर भागते ही रहते हैं। मैं घर से भाग चुकी थी, इसे भाग जाना ही कहते थे। मैंने अपनी माँ के नंबर पर फोन किया,
तो मेरी माँ की आवाज से ही लग रहा था कि वह बहुत परेशान है। मेरे पिता की आवाज आई। उन्होंने कहा, किसका फोन है? कहीं उसका फोन तो नहीं है जो हमारा मुंह काला करके भाग गई। मैंने समझ लिया कि वे लोग यही समझ रहे हैं कि मैं भाग गई हूँ। मुझसे और बोलने की हिम्मत न हुई। यह फोन भी मैंने अपने पहले ग्राहक के फोन से किया था। हाँ, मेरे कमरे में एक आदमी को भेजा था। मैं अब इस तवायफ खाने में रह रही हूँ और मैं बच जाती हूँ, ऐसा तो नहीं होने वाला था। लेकिन जिससे मोहब्बत करते हो, जब उसने ही आपके ऊपर इतना बड़ा ज़ख्म दिया हो, आपको इतना बड़ा धोखा दिया हो, तो फिर उसके बाद आपको क्या बुरा लगता है? कुछ भी बुरा नहीं लगता। इंसान सब कुछ सह लेता है। इंसान बड़ा अजीब है, अपनी हिम्मत से ज्यादा ही सह लेता है, क्योंकि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। मुझे मोहब्बत की सजा मिली थी। मोहब्बत की सजाएं ऐसी ही होती हैं। लेकिन अगले ही दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। आजकल मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी। मैं ठीक से खाती पीती भी नहीं थी। जब एक दिन मैं इसी तरह बेहोश हो गई, तो उन्हें मजबूरी में डॉक्टर को बुलाना ही पड़ा ताकि मेरा इलाज करवा सकें, क्योंकि मैं उनके लिए एक निवेश थी और वे मुझ पर इतना खर्चा कर ही सकते थे। अभी उन्होंने मुझसे बहुत कमाई करने की सोची थी। डॉक्टर आया और डॉक्टर ने ऐसी खबर सुनाई कि उस तवायफ खाने की जो मालकिन थी, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसने कहा, यह लड़की माँ बनने वाली है। उसने कहा, फिर यह जरूर उसी लड़के के बच्चे की माँ बनने वाली है जो इसे यहाँ पर बेच के गया, क्योंकि अभी तो इसे यहाँ आए हुए इतना समय नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि दूसरा महीना शुरू है, यानी कि 5वां सप्ताह था। डॉक्टर ने कहा था, आप तुरंत खाना खा लें, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं खाना खा रही थी जब वहाँ की मालकिन कमरे में दाखिल हुई और उसने जो कहा मैं हैरान रह गई। उसने कहा, यह तेरे बाप का घर है जहाँ बैठकर मजे से खाना खा रही है। मैंने कहा, खाना तो पहले भी खाती हूँ, और कौन सा तुम लोगों का खा रही हूँ? अच्छे खासे कमाई कर रहे हो तुम लोग मुझ पर। उसने कहा, लेकिन जो तेरे साथ हुआ है वो हमारी वजह से नहीं हुआ, इसलिए अब हमने तेरे लिए फैसला कर लिया है। अब तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। हम एक गर्भवती औरत को यहाँ पर नहीं रख सकते, और अगर हमने तेरे साथ दूसरा काम करने की कोशिश की तो तेरी जान चली जाएगी। उनके लिए तो यह मामूली सी बात थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि लड़की बहुत कमजोर है, इसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ और यह मर गई तो फिर तुम लोगों पर ही इल्जाम आएगा। औरत कहने लगी कि अगर यह सब कुछ संभव होता तो अब तक कर चुके होते, लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो हम लोग फंस जाएंगे, पुलिस के फंदे होंगे हमारे साथ। पहले भी ऐसा हो चुका है और हम फिर से सारे मामलों में नहीं फंस सकते। तू यहाँ से चली जा। दूसरे काम से मतलब यही था कि अगर वह अबॉर्शन करने की कोशिश करेगी तो शायद मेरी जान चली जाए, क्योंकि मेरी तबीयत पहले ही बहुत खराब थी और सेहत भी अच्छी नहीं थी। मैं गांव की लड़की जरूर थी, लेकिन दुबली पतली थी और मुझे पहले से ही खून की कमी थी, क्योंकि पूरा दिन घर में जलती रहती थी। उन्होंने मुझे यह नहीं कहा कि यहाँ से चल जाओ और आराम से चली जाओ, 1-2 दिन बाद चली जाओ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। मैं फिर से हकीकत के सामने गिरी थी। यह जो हकीकत नाम का भूत था, यह बहुत ही खतरनाक था। इसका मुंह तो खुला ही रहता था। मैं सड़क पर पड़ी थी। मेरे पेट में एक जान और थी, उस इंसान का बच्चा जिससे मैंने मोहब्बत की थी, बहुत ज्यादा मोहब्बत की थी। अगर आज हमारी शादी हो चुकी होती तो शायद आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता जब मैं उसे बताती कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन उसने तो मुझे धोखा दिया था, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी।
उस बच्चे का मेरे साथ होना न होना एक बराबर था। एक ऐसी लड़की जो घर से भाग गई हो, जिसे मोहब्बत के नाम पर धोखा करने वाले इंसान ने उसके साथ इतना बुरा किया हो, वह तवायफ खाने में वक्त गुजार कर रह गई हो और उसे तवायफ का टैग लग गया हो। ऐसी औरत अगर पेट से हो तो वह बच्चा किस काम का होगा, उसकी किस्मत कैसी होगी, यह तो आप सब जानते हैं। मैं सड़क पर पड़ी थी, फुट-फुट कर रो रही थी। अचानक मेरे पीछे से एक गाड़ी गुजरी, मुझ पर लाइट पड़ी। मैंने सोचा कि किसी ने मुझे रोते हुए देख लिया तो वह समझ जाएगा कि यह एक बेसहारा लड़की है, कहीं मेरे साथ कुछ इससे भी बुरा न हो जाए। अब तो समझ में नहीं आता था कि इससे बुरा और क्या हो सकता था। घर छूट गया, दिल टूट गया, इज्जत लूट गई और मेरे साथ एक और जान भी लटक गई। उसका क्या कसूर था? माँ बाप की गलती में औलाद का कसूर नहीं होता, कभी भी नहीं होता। वे इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आते हैं। मैं वहां से उठकर करीब बने एक फुटपाथ के पास चली गई। ऊपर पुल था और नीचे छोटा सा हिस्सा बना हुआ था, जहां पर मैं छुपकर बैठ गई। पर क्या मैं यहाँ पर महफूज थी? और कितनी देर यहाँ बैठ सकती थी? जब हम किसी को अपनी कहानी सुनाते हैं, तो वह आपकी कहानी तो सुनता है, लेकिन आपकी तकलीफ को महसूस नहीं कर पाता। मैं इस समय जो महसूस कर रही थी, यह मैं ही जानती थी। मुझे लगता था कि इससे ज्यादा मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, लेकिन फिर मेरे साथ इससे भी ज्यादा बुरा हो गया। मैं उसी जगह पर बैठी थी और रात गुजार दी। दिन मैंने बाजार में घूम फिर कर गुजार दिया। यह बात बहुत ज्यादा अजीब है और शायद मेरी जगह कोई और होता तो वह यह सब कभी नहीं करता, लेकिन मैं फिर से तवायफ खाने गई थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी थी। मैंने उनसे कहा था कि मुझे वहीं पर रख लो। हालांकि वह एक नर्क थी, भला नर्क से निकलने के बाद दोबारा वहां कौन जाता है, लेकिन मैं गई थी। मैंने कहा था कि मुझे वहां पर रख लो, मैं तुम लोगों के काम करूंगी, लेकिन उन लोगों ने मुझे वहां पर नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता चला था कि वहां पर छापा भी पड़ा था। शायद वे लोग डर गए थे कि किसी नई लड़की के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। पुलिस वाले पूछेंगे कि यह नई लड़की कहां से आई है, तो वे क्या जवाब देंगे? मुझे लग रहा था कि बात जरूर कुछ और ही है, जो मुझे वहां से निकाल दिया गया है। लेकिन जब मैं वहां से दोबारा धक्के खाकर निकाली गई, तो मैंने अपने बारे में सोचा कि मैं किस मुकाम पर पहुंच गई हूँ। मैं एक तवायफ खाने में जाने को भी तैयार थी, वह भी दोबारा वहां से निकालने के बावजूद। मैं क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी? मेरा दिल अभी भी अभिषेक को बद्दुआ नहीं दे पा रहा था। मैंने सोचा कि मुझे मेरी सजा मिल गई और इसके बाद कुछ और बुरा नहीं होगा। मैं फिर से उसी जगह पर जाकर बैठ गई। मुझे लगा कि चलो एक रात यहाँ गुजरी है तो दूसरी भी निकल जाएगी। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब ये इलाका सुनसान हो गया था। सर्दियों का मौसम था, लोग जल्दी अपने घरों को चले गए थे। लोगों का वहां न होना मेरे फायदे में भी था और मेरे लिए नुकसानदेह भी था, क्योंकि अब मुझे वहां बैठे हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि मैं उसी जगह पर बैठी थी और मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं शक्ल से फकीर नहीं लगती थी, नहीं तो मुझे कोई भी भीख दे देता। मैं इतनी भूखी थी कि बता नहीं सकती, लेकिन इस समय खाना कहाँ से मिल सकता था? मुझे खाने की खुशबू आ रही थी। मैं चाहती थी कि बस मुझे खाने में कुछ भी मिल जाए तो मैं खा लूं। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरी तरफ चावलों की एक प्लेट बढ़ाई और मैंने बिना देखे बिना पूछे मैंने उन चावलों को दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया। यह भी नहीं सोचा कि मुझे किसने दिए हैं। जब मैंने उस व्यक्ति की ओर देखा तो बचा कुचा खाना मेरे हाथ से गिर गया।
वह एक आदमी था जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी शक्ल से ही जाहिर था कि उसके इरादे क्या है। पर थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा कि वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ और भी लोग थे, तो मैं बिल्कुल ही सहम गई। वे पूरे 5 आदमी थे। उन्होंने कहा, भूख तो लगी थी न तुम्हें? मैंने कहा, कौन हो तुम लोग? उन्होंने कहा, यह तुम्हें बाद में बताएंगे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा था। शायद दूर एक चौकीदार था जो मेरी आवाज सुन रहा था, लेकिन वह एक बूढ़ा आदमी था। वह मेरी मदद नहीं कर सकता था। और शायद वह यह सब पहले भी देखता रहता था, या वह उन 5 मर्दों से डर गया था, इसलिए उसने मेरी आवाज को अनसुना कर दिया। मैं यही सोच रही थी कि इससे बुरा और क्या हो सकता है। मेरे साथ इससे भी बुरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी और यह देखकर हैरान थी कि मेरी माँ मेरे पास बैठी थी। उस शहर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने मेरा इलाज किया था। वह हमारे ही गांव का था। उसने मुझे पहचान लिया और उसने मेरी माँ को बुला लिया। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरी पेट में जो बच्चा पल रहा था, वह इस दुनिया से जा चुका था। डॉक्टरों ने कहा था कि शायद मैं कभी दोबारा अपने पैरों पर खड़ी न हो सकूं और हमेशा के लिए बिस्तर पर रहूं। मैं कभी मां भी नहीं बन सकूंगी और मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। मेरी मां मुझे दुख भरी नजरों से देख रही थी। आखिरकार मैं उनकी एक अकेली बेटी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुझे वापस नहीं ले जा सकती, नहीं तो तेरे भाई तुझे जान से मार देंगे। इस मर्दों के घर में अगर मैं तुझे लेकर गई तो वे तुझे इससे भी बुरा करेंगे। मेरी माँ के चेहरे पर आज मुझे बेपसी नजर आ रही थी। मैं बस एक तरफ देख रही थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं पुलिस में शिकायत कराना चाहती हूँ। मैंने शिकायत करवाई। उन लोगों को कोई पकड़ नहीं सकता था। वे कौन थे, कोई भी नहीं जानता था। कोई सड़क पर जा रहा हो तो उसके बारे में आप कैसे पता लगाएंगे कि वह कौन है? लेकिन मैंने अभिषेक के खिलाफ शिकायत लिखवाई। मुझे उसके बारे में जो कुछ पता था, मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने कहा कि हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। मेरा केस बड़ा कमजोर था। पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था, लेकिन मैंने केस करवा दिया क्योंकि मैं यही कर सकती थी। मेरी माँ ने कहा कि वह मुझे घर नहीं ले जा सकती। वह मुझसे मिलकर वहां से चली गई। बस कुछ देर बाद औरतों के संगठन वाले आ गए। उन्होंने मुझे मजलूम माना, मुझे खूब कैश किया। कहा कि यह एक लड़की इस समाज की तस्वीर है, इसके साथ यह सब कुछ हो गया। वे लोग मुझे अपने साथ ले गए और अब मैं यहीं पर रहती हूँ। मुझसे रोज कोई ना कोई इंटरव्यू लेने आ जाता है। आपके साथ क्या हुआ? मेरी कहानी सुनता है। मैं भी उन्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। शायद वे मुझे बेच रहे हैं, मेरी कहानी को, मेरे एहसासात को, मेरे जज्बात को। लेकिन मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई किसी पर भरोसा न करे। दिल करता है सबको कहूँ कि कोई किसी से मोहब्बत न करे, कोई किसी पर एतबार न करे। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि तेरी जिंदगी बहुत लोगों से अच्छी है, लेकिन मैं उन्हें कहती थी कि यह भी कोई जिंदगी है। ऐसे जीने का क्या फायदा? इससे अच्छा तो इंसान मर जाए। लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी। मेरी माँ कहती थी कि जब औरत घर की 4 दीवारी से बाहर कदम रखती है, तो फिर उसके लिए यह दुनिया ही जहन्नम बन जाती है। फिर उसे मरने की जरूरत नहीं होती, उसे जीते जी ही जहन्नम के नज़ारे मिल जाते हैं। और मेरे साथ यही हुआ था। वह इंसान जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जिसने मुझसे मेरी औलाद को भी छीन लिया, वह कोई और नहीं था, वह अभिषेक भी नहीं था,
वह मैं खुद थी। मैं खुद अपनी दुश्मन थी और मैंने ही अपने आप को बर्बाद किया था। अपनी बर्बादी की जिम्मेदार मैं खुद थी। इस हद तक कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप खुद अपने आप को उसके सामने पेश नहीं करते। और मैंने अपने आप को पेश किया था, इसलिए मेरी मुजरिम मैं खुद ही थी। जब आपका मुजरिम कोई और होता है तो आप उस पर गुस्सा करते हैं, गुस्सा निकालते हैं। लेकिन जब आप खुद ही अपने मुजरिम होते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। पुलिस के पास मेरा केस चला गया। उन्होंने अभिषेक को पकड़ भी लिया। लोगों ने उससे सवाल किए। उसने कहा कि वह लड़की झूठ बोल रही है, वह तो खुद मेरे पास आई थी। वह इस केस से भी निकल गया और उसे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा होगा। लेकिन मेरी जिंदगी यहीं की यहीं है और मैं अभी इसी सेंटर में रहती हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि मैं कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ी बहुत चल रही हूँ। शायद मेरी टांगे तो मेरा साथ दे, लेकिन इसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है। अपनी कहानी इसलिए सुना रही हूँ ताकि कल को मेरी तरह कोई और किसी की झूठी मोहब्बत के जाल में न फंसे और उस मुकाम पर कभी न पहुंचे जिस मुकाम पर आज मैं खड़ी हूँ। कभी कभी इंसान इस तरह बर्बाद हो जाता है कि फिर कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। मेरी मदद भी कोई नहीं कर सकता। बस अब यही मेरी जिंदगी है। जब भी खत्म हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक जिंदगी है जीती रहूंगी। जब मर जाऊंगी तो कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आप सब लोगों के लिए मिसाल हूँ कि कभी भी अपनी जिंदगी में जो कुछ है उससे यह नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। माँ बाप के साए में जब तक इंसान रहता है, सुरक्षित रहता है, जब वो बाहर जाता है तो फिर वह एक इंसान नहीं रह जाता, वह एक मौका होता है। जो जिसके हाथ आता है वह उससे फायदा उठा लेता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।